अस्सलाम वालेकुम। अगर हम इस हवाले से बात करें कि जो इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक किए हैं, तो इस अटैक को हमें समझने के लिए अगर हम इस पूरे पैटर्न को देखें कि इज़राइल और जूस इस पूरे मिडल ईस्ट के इस एरिए के अंदर इंटरेस्टेड क्यों हैं। क्योंकि अगर जूस का देखें, इज़राइल जब से इस्टेब्लिश हुआ उसके बाद उसने जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, इराक, देन ईरान, तो इस पूरे इलाके में वन बाय वन या तो उसने खुद डायरेक्ट अटैक किए हैं या अदरवाइज यूएस के साथ मिलकर उसने अटैक किए हैं। तो उस पूरे एरिया के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं? तो इस सारे मामले को हमें समझने के लिए हमें इससे पहले ज्यूज़ की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि ज्यूज़ इस इलाके के अंदर क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और इसके पीछे उनका रिलीजियस क्या थॉट है, वो क्यों इस इलाके के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो इसको मैं समझने के लिए हमें 1000 बीसीई में जाना पड़ेगा, जब किंग डेविड जो एक ज्यूश लीडर थे, तो उन्होंने जो है यरूशलेम के ऊपर यरूशलेम फतह किया था और यहाँ पर जो है यरूशलेम को अपना कैपिटल बना दिया था। उसके बाद जो है किंग डेविड का जो पहला बेटा था किंग सोलमोन, उसने जो है 1000 बीसीई में यरूशलेम के अंदर फर्स्ट टेम्पल ऑफ सोलमोन 1000 बीसीई में कंप्लीट किया था, जो कि 586 में नबुकदनेस्सर, जो कि बेबीलोन एक इराक का इलाका है, उसका बादशाह था। तो उसने जब यरूशलेम के ऊपर अटैक किया तो उसने जो है फर्स्ट टेम्पल ऑफ सोलमोन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और थाउजेंड ऑफ ज्यूज का जो है उस टाइम पर कत्लेआम हुआ। उसके बाद जो है 538 में जब रोमन एम्पायर थी, रोमन एम्पायर का जो उस टाइम पर एम्पीरियर था, उसने जो है ज्यूज को अलाउ किया कि वो अपने इलाके में वापस जाएं और अपना जो है टेम्पल जो है वो दोबारा बिल्ड करें। तो 516 में ज्यूज जो है जहाँ पर उनका फर्स्ट टेम्पल पहले डिस्ट्रॉय हुआ था, सेम उसी जगह पर जो है उन्होंने अपना दोबारा टेम्पल जो है बिल्ड किया। 516 में बीसीई में उन्होंने वो टेम्पल कंप्लीट कर लिया, जो कि सेकंड टेम्पल जो है उनका टाइटस द ग्रेट, जो कि एक रोमन एम्पायर था, इंपीरियर था, तो उसने जो है उस इलाके पर हमला किया और उनका सेकंड टेम्पल ऑफ सोलमोन जो है दोबारा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उसने जो है ज्यूज को पर इस हवाले से पाबंदी नहीं लगाई कि वो यहाँ पर अपनी कॉलोनीज नहीं बना सकते यरूशलेम के अंदर। उसने इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई इनके ऊपर। ज्यूज अपनी इबादत गाह में भी जा सकते थे, अपने इलाके में भी आबाद कर सकते थे। लेकिन उसके बाद जो है जो ज्यूज का एक लीडर था रिवोल्ट, उसने जो है एक इंडिपेंडेंस की तहरीक चलाई, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो है यरूशलेम के अंदर ज्यूज जो है बहुत अरसे तक हुकूमत कर चुके थे। तो एक उन्होंने फिर इंडिपेंडेंस की एक तहरीक चलाई। लेकिन उस टाइम पे जो है रोमन इंपीरियर जो था हेड्रियान ने जो है इस इलाके के अंदर दोबारा हमला किया और मिलियंस ऑफ ज्यूज जो है उस टाइम पर इन अ सिंगल डे वहाँ पर किल्ड हुए। तो उसके बाद जो है कि हेड्रियान ने जो है उस इलाके पर कंप्लीटली पाबंदी लगा दी कि यहाँ पर जो है ज्यूज अपनी कॉलोनीज नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ इबादत की गर्ज से आ सकते हैं और इस इलाके में रह नहीं सकते हैं। तो कंप्लीटली उसने इस जगह पर बैन लगा दिया। तो तब से लेकर वर्ल्ड 1948 तक ज्यूज जो है ऑफिशियली तौर पर यरूशलेम के अंदर नहीं रह सकते थे। इन दी लेट 90s जो है मॉडर्न ज़ायनिज़्म और मॉडर्न ग्रेटर इज़राइल के हवाले से बातचीत होना शुरू हो गई कि इसराइल ज्यूज़ का जो है एक ऐसा इलाका होना चाहिए जहाँ पर जो है ज्यूज़ अपनी इबादत कर सकें और अपने इलाका जो कि उनका आबाई इलाका था, जिसे जो कि यरूशलेम था, वहाँ पर जाके अपनी कॉलोनीज़ वगैरह दोबारा बना सकें, क्योंकि यूरोप के अंदर जो है ज्यूज़ को एज़ वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था सोसाइटी के अंदर। और इस जब ज्यूज़ ने जो है अपना यूरोप के अंदर इन्फ्लुएंस और बनाना शुरू कर लिया, फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल हो गए, तो फिर उन्होंने इस तरीके के हवाले से बातचीत करना शुरू की, क्योंकि बकौल ज्यूज़ के उनकी किताब तौरात के अंदर ये चीज़ मेंशन है, ऑन दैट डे द लॉर्ड मेड अ कॉन्वेनेंट विद द इब्राहिम एंड सेड to your descendants I give this land from the river of Egypt to the great river, the Euphrates। तो ये चीज़ उनकी किताबें मेंशन है, तो वो इसी को अपना इलाका मेंशन करते हैं कि ये जो है ग्रेटर इज़राइल का जो है इलाका है। इस हवाले से जो है जो कि फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म जो थे ज्यूज़ जो है थ्योडोर हर्सल, उसने भी अपनी किताब के अंदर ये चीज़ मेंशन की हुई है। We shall take what is given to us and we shall be glad to get it. We shall take what we can get and establish ourselves there. In the course of time, we shall prosper and expand.
तो ये उसने उसी तौरा की जो आयत जो है उसको मेंशन करते हुए ये बात की है कि जो है हम वही इलाका जो कि हमें खुदावंद की तरफ से जो है हमें अता किया गया था, हम उस इलाके के अंदर अपनी दोबारा हुकूमत जमाएंगे। तो इसी हवाले से जो है ज्यूज़ ने जो है अपने मॉडर्न इसराइल के लिए कोशिशें शुरू कर दी। उस वक्त जो है इस इलाके यरूशलेम के इलाके के ऊपर जो हुकूमत काबिज थी वो थी ओटोमन एम्पायर। तो उसके एम्पीरियर थे वहाँ पे सुल्तान अब्दुल हमीद। तो उन्होंने जो है सुल्तान अब्दुल हमीद को भी अप्रोच किया, और जो कि उन्होंने जो उनके साथ बातचीत की थी उस हवाले से जो है ख़त के अंदर जो बातचीत हुई थी वो उन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, जो कि हर्सल कोड के अंदर मेंशन है, हर्सल डायरी के अंदर। If His Majesty the Sultan were to give us Palestine, we could in return undertake to regulate Turkey finances. We would place the whole European financial world at his disposal. We would undertake to pay the Turkish debt. ये 1902 की बात है, जबकि जो है ओटोमन एम्पायर यूरोपियन डेप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा घिरी हुई थी। तो उन्होंने उन्हें ये ऑफ़र किया कि अगर आप जो है हमें यरूशलेम के अंदर जो है रहने की इजाज़त देते हैं, तो हम जो है आपका डेट उतार देते हैं। पर इस हवाले से जो है सुल्तान अब्दुल हमीद ने जो है बहुत सख्ती से जो है मना कर दिया, जो कि उनके अल्फाज भी यहाँ पे मेंशन है। आई विल नॉट सेल इवन अ फुट ऑफ द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन, because it does not belong to me but to the Islamic nation. The nation fought for this land with their blood and feed it with their blood. Let the Jews keep their millions. If the Islamic Caliph is destroyed one day, they can take Palestine without paying for it. But while I am alive, I would rather have my blood cut into pieces they then give a single inch of Palestine to the Jews or anyone else. तो ये वो अल्फाज थे जो कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने जो है ज्यूज़ को उनके ख़त के हवाले से कहे थे। लेकिन जब वर्ल्ड वार वन एंड हुई, जब ओटोमन एम्पायर के जो है बहुत ज़्यादा टुकड़े कर दिए गए, तो यरूशलेम का जो इलाका था वो ब्रिटिश एम्पायर के पास आ गया था, जो कि जबकि ज्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था उनका यूरोप के ऊपर भी और ब्रिटिश के ऊपर भी। तो ब्रिटिश ने जो है ज्यूज़ को अलाउ कर दिया कि वो जो है यरूशलेम में जाकर रहें और अपने वहाँ पर कॉलोनीज़ वगैरह बनाना शुरू कर दें। तो 1948 में जो है इस तरह इसराइल जो है वो इस्टेब्लिश में आ गया। जब 1948 में जो है इसराइल इस्टेब्लिश हुआ, तो 1948 से ही जो है इसराइल के खिलाफ अरब कंट्रीज़ ने जो है जंग लड़ना शुरू कर दी। तो पहली जंग जो अरब कंट्रीज़ और इसराइल के खिलाफ लड़ी गई वो 1948 में थी, जिसमें इजिप्ट, सीरिया, इराक और सऊदी अरब ने भी जो है अपने कुछ 40 ट्रूप्स जो हैं उसने वहाँ पर भेजे थे जंग के लिए। तो 1948 से ही लड़ाई शुरू होगी। तो 1948 में पहली जंग लड़ी गई, उसके बाद 1967 जो कि 6 डे वार जिसमें इजिप्ट, सीरिया और इराक शामिल थे। उसके बाद जो है योम किप्पोर जिसमें इजिप्ट और सीरिया शामिल थे। इन 3 जंगों के अंदर जो है इसराइल को ही फ़तह हुई और उसने पैलेस्टाइन का जो है थोड़ा-थोड़ा इलाका लेना शुरू कर दिया। क्योंकि जब 1948 में इसराइल जब इस्टेब्लिश हुआ था, तो कुछ इलाका इसराइल को ज्यूज़ को दिया गया था और बाकी इलाका मुस्लिम को दिया गया था, जो कि वहाँ के रिहायशी थे। लेकिन जब इन 3 जंगों के बाद इसराइल ने जो है कुछ थोड़ा-थोड़ा इलाका लेना शुरू कर दिया, तो 1973 तक काफ़ी मैक्सिमम इलाके पर जो है ज्यूज़ वहाँ पर फ़तह याब थे, उन इलाका उनके कंट्रोल में था। और कुछ हिस्सा जो था, जो कि वेस्ट बैंक जो अब पैलेस्टाइन की अब जंग लड़ रहे हैं, तो वो इलाका जो था वो फ़लस्तीनियों के पास था। उसके बाद जो है ज्यूज़ ने जो है यूएस के साथ मिलकर इन इलाकों, क्योंकि जो इसराइल को जो मेन ख़तरा था उस टाइम पे वो इराक, सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन। तो 1973 के बाद जो जॉर्डन और इजिप्ट का इलाका था वो तो उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस के साथ उनके साथ एक पीस डील करके इन दोनों कंट्रीज़ के साथ अपने साथ मिला लिया। आज तक जो है इजिप्ट और जॉर्डन ये दोनों जो है इसराइल के खिलाफ जो है एज सच कोई डिफेंस नहीं है, एज सच कोई लड़ाई वार में नहीं आए 1973 के बाद जो है। लेकिन लबनान के अंदर एक हज़बुल्लाह तहरीक है जो कि उनके इसराइल के साथ उनकी नोक-झोंक होती रहती है। तो जो इलाका अब उनके लिए ख़तरे का बाइस था वो सीरिया, ईरान और इराक, ये 3 इलाके जो इसराइल के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो है मुफ़ाहमत करते थे, उनके ऊपर अटैक करते थे। क्योंकि ये तीनों कंट्री जो थे इनमें मेजॉरिटी मुस्लिम जो थे वो शिया थे और ये इसराइल के ऊपर हमले करते रहते थे। तो इस वजह से जो है इसराइल ने जो है यूएस के साथ मिलकर 1991 में जो है
इराक के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि वो जो है मैस ऑफ डिस्ट्रक्शन वेपन्स जो हैं, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो हैं वो बना रहे हैं। तो इसका इल्ज़ाम लगाकर यूएस ने जो है 1991 में जो है इराक पर हमला कर दिया, जो कि 2014 तक उन्होंने हमला किया। और इसमें यूएस का जो मेन मकसद जो था वो था कि एक ये जो वेपन्स हैं ये इराक को इससे रोका जाए। तो और दूसरा जो था वो आईएसआईएस वो थी, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये एक तहरीक थी जिस पे दहशतगर्दी का यूएस ने इल्ज़ाम लगाकर इस इलाके पर हमला किया। तो 1991 से लेकर 2014 तक इराक को उन्होंने बहुत तबाह बर्बाद कर दिया। इराक का इलाका अब भी आप देखें, उसकी इकॉनमी एक तो बिल्कुल डेड हो चुकी है, और दूसरी चीज़ जो है यूएस का मकसद था यहाँ से सस्ता तेल निकालना था। इसमें यूएस का भी मुफाद शामिल था और दूसरा इसराइल का भी मुफाद शामिल था। क्योंकि आपको याद होगा कि 586 में जो इनका जूस का फर्स्ट टेम्पल तबाह हुआ था, नबूकदनेस्सर के नज़र, वो एक बेबलियन इराक का इलाका था जहाँ से वो फौजें उठ के आई थी और उन्होंने फर्स्ट टेम्पल ऑफ जूस जो है वो तबाह किया था। तो इस सारे मामले को देखते हुए उन्होंने इराक के तबाह बर्बाद करवा दिया। और इराक का इलाका जो है अब भी आप देखें तो इसमें कुछ इलाका जो है सुन्नी खुद के पास है, कुछ इलाका जो है सुन्नी शिया के पास, और उसकी जीडीपी बिल्कुल तबाह चुका, वो इस काबिल ही नहीं है कि आप जो इसराइल के ऊपर अटैक कर सकें। तो 2014 में जब आईएसआईएस की फौजें जो हैं वो इराक से निकलकर जब सीरिया के अंदर शामिल हो गई, तो यूएस ने फिर उन फौजों को कत्ल करने के लिए, उन पे दहशतगर्दी का हमला, उन्हें मारने के लिए फिर सीरिया के ऊपर अटैक कर दिया। और सीरिया के ऊपर भी उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग की और इस हद तक उन सीरिया को तबाह कर दिया कि सीरिया की इकॉनमी अब बिल्कुल डेड हो चुकी है। सीरिया जिस लिहाज से अब ग्रो कर रहा है, अगर आप इनकी रिपोर्ट्स देखें तो 280 तक सीरिया इस काबिल हो सकेगा कि उनकी करंट जीडीपी इस काबिल हो जाए कि बिफोर कॉन्फ्लिक्ट, जो कि 2012 या 13 आप कह सकते हैं, उसके बराबर हो सके। तो इस हद तक जो है सीरिया तबाह हो चुका है। सीरिया के अंदर ऑलमोस्ट 40 to 45% चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते, और जो है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। तो ये इस टाइम सीरिया की जो करंट सिचुएशन है वो इस तरह की है। और सीरिया का आप इलाका भी देखें तो वो डिफरेंट ट्रॉप्स के पास है, कुछ जो है सीरियन गवर्नमेंट के पास है, कुछ जो है खुर्द के पास है। तो उस इलाके की इकॉनमी और पॉपुलेशन जो है उन्हें इस हद तक तबाह कर दी कि वो इसराइल के ऊपर अटैक कर ही नहीं सकते हैं। इसके बाद जो मामला हमारे पास आता है वो एक तो आता है अफगानिस्तान का, और एक ईरान और एक पाकिस्तान। अब इस इलाके के अंदर जिन्हें इसराइल से खतरा है वो ये 3 इलाके हैं जो कि ग्रेटर इसराइल में जो है रुकावट डाल सकते हैं। एक अफगानिस्तान का आता है, एक पाकिस्तान, और तीसरा जो है वो है ईरान। तो इसलिए जो है उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर जब 9/11 का वाकया हुआ तो उन्होंने जो जूस का, इसमें जूस ही शामिल थे, क्योंकि जूस का मेन मकसद था कि 9/11 का अटैक जूस ने ही करवाया, और उसका इल्ज़ाम डाल दिया उसामा बिन लादेन पर, जो कि अफगान रिहायशी था, ताकि यूएस जो है अफगानिस्तान पर हमला करे। और जैसे उन्होंने हमला करवाया था सेम उन्होंने पैटर्न फॉलो किया। जैसे इराक से आईएसआईएस की फौजें सीरिया गई, पहले उन्होंने, इससे पहले अमल दखल उन्होंने सेम यही चाहा कि 9/11 में जो है अफगानिस्तान के ऊपर यूएस अटैक करे, और वहाँ से तालिबान को बैक एंड सपोर्ट पाकिस्तान से फ्राहम की जाती थी ताकि दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें। लेकिन यूएस को बहुत जल्द एहसास होगा कि इसको जो करवाने वाले थे वो अफगानी नहीं थे, बल्कि वो जो है ज्यूज थे। तो इसलिए ये मामला ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि इसमें अब वाज़े तौर पर देखें कि जो यूएस के ऊपर उनकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर पहला जहाज़ कमर्शियल प्लेन जिसने अटैक किया था वो 8 ऑलमोस्ट 37, और जब दूसरा जहाज़ पेंटागन के ऊपर अटैक हुआ तो वो 51 मिनट्स के बाद हुआ था। मींस जो पेंटागन जो कि यूएस डिफेंस का मेन हब है, तो वहाँ पर एक जहाज़ जो 51 मिनट के लिए यूएस की टेरिटरी में रहता है और हाईजैक हो जाता है और यूएस को खाना खान भी खबर नहीं होती। तो वो ये एक नॉर्मल सा बंदा जिसे आप एक नॉर्मल तालिबान जो है वो इस तरह की हाईजैकिंग और इस तरह के मामला में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें यूएस के जो जूस जो हैं वो एक स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस में हैं यूएस के अंदर। यूएस की जो मेन पॉलिटिकल पोजीशंस हैं वो जूस कंट्रोल कर रहे हैं। तो जूस ने एज एक धमकी के तौर पर यूएस को बताया था कि अगर आप हमारी बातें नहीं मानेंगे, हमारे मुतालबात को पूरा नहीं करेंगे, हमारी जंग में शामिल नहीं होंगे, तो आपके साथ ये नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे।
तो ये तो अफगानिस्तान का मामला है। तो पाकिस्तान के साथ भी जब पाकिस्तान एटमी बॉम्ब बना रहा था तो इसमें भी इसराइल ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हुए थे इस हवाले से। और अब जो इसके बाद जो मामला आता है वो हमारे पास आता है ईरान का, क्योंकि अभी जो आप मैप देखें इसमें आप ग्रेटर इसराइल का जो मैप है वो नेतन्याहू ने जो है 2000 एंड आई थिंक यूएन में 23 सितंबर 2014 के अबाउट उसने जो यूएन के अंदर अपना ग्रेटर इसराइल का मैप पेश किया, तो उसमें आप देखें जो इनकी तुरा में जो लिखा हुआ है नील रिवर से लेकर यूफ्रेट्स में, नील रिवर आता है इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट का जो जरखेज इलाका है वो, और वहां से लेकर सीरिया का कुछ इलाका आता है, और इराक का भी इलाका देखें यूफ्रेट्स रिवर के तक जो है ये इसराइल जूस जहाँ वो क्लेम करते हैं ये जो खुदावंद ने हमें इलाका दिया था ये ग्रेटर इसराइल का इलाका जो है ये हमारा है। और इसमें इजिप्ट का हिस्सा, जॉर्डन कंप्लीट इसमें आता है, सीरिया का इलाका आता है, इराक का इलाका आता है। तो अब आप इस पैटर्न को जो है क्लियर तौर पर, वाज़े तौर पर देखें कि ज्यूज का जो है इसराइल का जो इन तमाम इलाकों के ऊपर अटैक करने का मकसद क्या था। जॉर्डन उनके कंट्रोल में है, इजिप्ट इनके कंट्रोल में है, इराक में उन्होंने इसका हद तक तबाही करवा दी कि इसका इलाका अगर वो ले भी लें तो वो मुजामत नहीं कर सकते, सीरियन इस काबिल नहीं है। और सेम आप उसमें इराक का मामला देखें कि इराक भी गवर्नमेंट इतनी इस काबिल नहीं है आपके वो उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, इराक का मामला भी इनके पास आ गया। अब जो एक ही हुकूमत इनके जो बचती है जो कि मुफाहमत दिखा रही है वो है गवर्नमेंट ईरान की, क्योंकि अगर इस पूरे रीजन, मिडल ईस्ट के रीजन के अंदर ईरान भी अगर डेड हो जाए, ईरान की अगर इसराइल के ऊपर हमले करना शुरू कर बंद कर दे तो ये पूरा इलाका जो है समझ लें कि इसराइल के कंट्रोल में आ गया। इसराइल जिस तरीके से चाहे वो ग्रेटर इसराइल सुकून से वो बना सकते हैं, क्योंकि जो बाकी इलाके अरब के कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, तो ये कंट्रीज तो पहले ही डेड हो चुके हैं, ये इस काबिल ही नहीं है कि वो तो इस जूस की गुलामी में आ चुके हैं पहले ही। उनकी आप बातचीत भी देखें, वो इवन के अब जो गजा का करंटली मसला चल रहा है इसके ऊपर भी वो बयान नहीं देते, तो इस हद तक वो डेड हो चुके हैं। तो जंग लड़ना उनकी दूर की बात है, क्योंकि इनके यरूशलेम जो पहली दफ़ा जो मुसलमानों के हाथों से गया था वो अरब ही थे जिनके हाथों से गया था, और अरब इस काबिल दोबारा थे भी नहीं कि वो यरूशलेम को ले सकें। तो वो टर्की से जो है लोग आए थे, उन्होंने दोबारा यरूशलेम को फतह किया था। तो इस यही वजह है कि जो है जो ज्यूज को मेन खतरा है वो सिर्फ एक ईरान है और दूसरा पाकिस्तान है। ईरान पर जो है इसलिए अभी उन्होंने हमला किया है ताकि जो है ईरान की जो है उसकी जो मिसाइल कैपेसिटी उसको कम्प्लीटली डेड किया जाए, ईरान को भी इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो जो है इसराइल के साथ दोबारा ना लड़ें। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो, और क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम एटॉमिक पावर है, तो अब ईरान के बाद जो इनका इसराइल और ज्यूज का जो नेक्स्ट टारगेट है वो पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में जो है डेविड बेन गूरियन जो कि इसराइल के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 1967 में जो है जब इन्होंने अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए पेरिस गए थे तो वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कहा था, द वर्ल्ड ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुड नॉट बी निगलेक्टफुल ऑफ द डेंजर ऑफ पाकिस्तान टू इट, एंड पाकिस्तान नाउ शुड बी इट्स फर्स्ट टारगेट of its ideological state is a threat to our existence, and Pakistan, the whole of it, hates the Jews and loves the Arabs. This lover of the Arabs is more dangerous to us than the Arabs themselves. For that matter, it is more essential for the world Zionism that it should now take an immediate steps against Pakistan. तो यही वो बात है कि इसी वजह से जो है इसराइल ने जो है मुसलमानों की एटॉमिक पावर इसमें रुकावटें भी डाली कि किसी तरीके से जो है पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना बन जाए, क्योंकि एटॉमिक पावर से जो है इस खित्ते के अंदर जो है एक इम्बैलेंस है, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जो कि एटॉमिक पावर है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, और एक इसराइल। और अब इस पूरे अब इस नक्शे को देखें, अब आपके जहन के अंदर ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि जो मेन मकसद जो है ज्यूज का इस टाइम जो ग्रेटर इसराइल की इस्टेब्लिश करना है, ये उनका मेन मकसद है। और अपना जो सेकंड टेम्पल ऑफ सोलोमन जो कि 70 BC में तबाह कर दिया गया था उसको दोबारा बिल्ड करना है, वहाँ पे थर्ड टेम्पल ऑफ सोलोमन उन्होंने वहाँ पे बिल्ड करना है। तो ये अब सारा पस मंज़र है जिसको अगर आप देखें तो आपको क्लियरली तौर पर वाज़ेह हो जाएगा कि इसराइल का जो है ईरान पर अटैक करने का मकसद क्या था, ताकि ईरान को जो है इमोबिलाइज कर दिया जाए, इस हद तक इमोबिलाइज किया जाए कि वो इसराइल के ऊपर अटैक ना करें, और इस पूरे खिते के अंदर जो है इसराइल ही पावरफुल एक आइडेंटिटी के तौर के ऊपर
वहाँ पे मंसर आम पर आए, उस जैसे इलाके को अरेंज करना चाहे वो पूरे इलाकों को अरेंज कर सकें। तो ये पस मंज़र था। इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी और आपको ईरान का और इज़राइल का करंट कॉन्फ्लिक्ट जो है उस हवाले से बताया जाएगा कि अब जो है ईरान जो है इस काबिल है कि वो इज़राइल का अटैक कर सके, और इज़राइल क्या वो जो मुकम्मल तौर पर उन्हें डेड कर सकता है, इमोबिलाइज़ कर सकता है ईरान को या नहीं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।